जी विजय भाई। नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम विजय है। हाय विजय विजय ईश्वर भाई। की बड़ी हाय हाय एवरीबडी. मराठीमध्ये पण एक हाय म्हणत आहे. म्हणजे आहे मी आज तुमच्यामध्ये आहे म्हणून मी आहे. ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है. अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये अलौकिक संगठन है. अलौकिक इसलिए बोलूंगा, यहाँ आके ही मुझे कुछ नई चीजें सीखने को मिली. एक अलग दुनिया मेरे जैसे शराबियों की. और आप सब भाइयों के अनुभव है. और आज एक खास बात जो मेरी जिंदगी में फिर से लौट के आई है कि मेरा खुद का परिवार मेरे साथ में है. आज भी उस परमपिता परमेश्वर का आभारी मानता हूँ कि उसने शराब के पहले ही जहरीले घूंट से मुझे दूर रखा और बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रख रहा है. कोई ऑब्सेशन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं. शायद उस तरह की प्रोसेस जो 12/12 में लिखी है, ईश्वर कृपेची कृती आम्हाला यातून बरा करू शकते ऐसा मराठी में पढ़ा था मैंने. ईश्वर की कृपा से जैसे आप जैसे भाई मिले. तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले की जो मेरी जिंदगी थी, या उससे भी पहले की जो मेरी जिंदगी थी, जो शराब आने के पहले एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था. 4 भाई, 2 बहनें, वेल एजुकेटेड सब. डैडी भी सर्विस पे, भाई लोग भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे सर्विस पे गवर्नमेंट के इसमें. और मेरी भी वही इच्छा थी कि मैं भी मेरे भाई जैसा हायर स्टडी करूं और उनके जैसा एक अच्छे पद पे जाऊं. और उनको मैं देख रहा था एक्चुअली, जब मुझे समझ आई तो वो भी शराब का आनंद ले रहे थे. तो मेरे भी दिमाग में वो थॉट आया, ज्यादा बैकलॉग न जाते हुए बोलूंगा कि यार मैं भी इनके जैसे ही अच्छे पोस्ट पे जाऊंगा और शराब पीते पीते अपने जीवन का अच्छा आनंद लूंगा. और वो दिन आया दोस्तों. डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था मैं. वो एक थॉट आया मन में और उसकी पूर्ति मेरे से हो गई. 4 दोस्त, हम लोग एक दूसरे शहर में बियर के रूप में हम लोग शराब पिए थे वो. और उसने जो मुझे इफेक्ट दिया ना, तो वो दुनिया से हटके था. एक शर्मिला सा लड़का, इंफ्रारिटी कॉम्प्लेक्स पूरा भर के, डर डर के रहने वाला इंसान, वो शराब का घूंट लिए बरोबर ना एक चेतना जागरूक हो गई. डर गायब हो गया. कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागरूक हो गई. मुझे याद है आज भी वो क्षण. हमारी एक बस हुआ करती थी उस कंपनी में जिसमें मेरे डैडी काम किया करते थे. उस एक बस का एक कंडक्टर था जिससे सब लोग डरते थे, और उसमें मैं भी था. वो टाइमिंग के बाद में ना उस बस में किसी को लेता ही नहीं था. जैसे 3 बजे का टाइमिंग की बस की टिकट है ना, तो 3:30 वाले या 4 वाले लेता ही नहीं था, या 2:30 वाले भी नहीं लेता था, चाहे बस छूट जाए या कुछ भी हो जाए. लेकिन उस दिन जब मैंने बियर का ग्लास उठाया था ना, और उसी कंडक्टर के पास साथ में मेरी दो दो बातें हो गई, और हम लोग 4 जन रहने के कारण उसको विवशता पूर्वक हमें अंदर लेना पड़ा उस बस में. वो अनुभव से मुझे लगा कि यार, ये शराब है ना, सबको मुट्ठी में कर सकती है. और मेरा स्वभाव भी वैसा वैसा बन गया. इस सारी दुनिया को मैं मुट्ठी में कर लूंगा. और ऐसे उस टाइम में तो एजुकेशन चल रहा था, घर में भी एजुकेशन का माहौल सा रहता था. तो ऐसे काफी इंसिडेंट के बाद में मुझे शराब पीने का मौका मिलता था. एक 5-6 अटेम्प्ट के बाद में ही मुझे याद है कि 99 का साल था वो. मेरा फाइनल ईयर था. मेरे भाई की शादी थी और मेरे पिताजी का रिटायरमेंट. एक एम बना के रखा था मैंने कि कुछ करना है. और लेकिन शराब ने वो जो पहल कर दी थी ना, कि एक अच्छा स्टूडेंट रहने के यानी एक सोचता था आदमी कि यार कहीं बाहर जाके तो शादी या रिटायरमेंट का प्रोग्राम बाजू में रख के अपना पहले एजुकेशन, अपना भविष्य बनाए. लेकिन मैं जैसा शराबी वो नहीं सोचता. मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया. मेरे भाई की शादी में मैंने काफी मात्रा में शराब पी. अच्छा एंजॉयमेंट किया, बहुत धांगड़ धिंगा किया, बहुत एंजॉयमेंट किया. और उसके बाद में डैडी का रिटायरमेंट हो गया और हम लोग एक नए शहर में आ गए.
उसका नाम है चंद्रपुर। यहाँ से 13 किलोमीटर दूर बल्लासा में हम लोग रहते थे। और यहाँ जब मैं आया ना, तो दिल की स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था ना, तब मुझे ध्यान में आया उस चीजों का, कि मेरे अंदर ना एक अलग सा डर सताने लगा मुझे। क्योंकि मेरे जो बचपन के जो साथी थे ना वहाँ पे बल्लासा में, वो इतने घनिष्ठ और लंगोटी यार थे मेरे की। मैंने कभी कभार ही पीने वाले थे, लेकिन हर काम में, हर इसमें मदद करने वाले लोग। मैं रोया भी था मैं जब मेरे पिताजी के साथ में इधर आया तो मेरे भाई के घर में रहने के लिए। इतना इमोशनली अटैचमेंट मेरा उन फ्रेंड लोगों से हो गया। और मेरे को एक ही थॉट सताने लगा कि मैं यहाँ पे कैसा बसर करूंगा। और वो डर, अकेलापन, वो भावना को लेके मैं धीरे धीरे शराब की ओर बढ़ते गया इन द सेंस मेरे पास कुछ पॉकेट मनी थोड़ी बहुत रहती थी। हमारे तो उस टाइम में तो पॉकेट मनी का रिवाज भी नहीं रहता था ज्यादा। मैं मेरे मेरे भाई लोग जब भी इनवाइट करते थे तो मैं उनके साथ में खुशी खुशी चले जाता था। तो इस तरह मेरा वो प्रवास शुरू हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि मैं मेरे भाई के साथ में शराब पिया था। मेरे भाई ने कुछ मात्रा में शराब मुझे पिलाई और मुझे वापस घर भेज दिया। और मैं भी खुशी खुशी चले आया। और मुझे उस टाइम में सिगरेट का शौक था। उस टाइम भी मुझे एक थॉट था कि मैं इंजीनियर लेवल का बंदा हूँ, तो ये शराब सिगरेट ये शौक तो यार कॉमन बात है, ये तो इंजीनियर की शान है। ऐसे मेरे थॉट बन रहे थे धीरे 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 धीरे। और मैं वो मेरे भाई के साथ में, भाई को छोड़ के मैं इधर गया, एक पान ठेले पे रुका हमारे कॉलोनी में। और वहां पे सिगरेट पी रहा था। और वहां पे कुछ लोग जो बदमाश प्रवृत्ति के थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। अब वो लोग अंदर बार वाले थे, गैंग बना के थे। और उन्होंने मुझे धमकाने की दृष्टि से बोला, मुझे नया दिख रहा था तो मैं, और मुझे जैसा हम लोग रैगिंग वगैरह करते थे तो उस टाइप का मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। और शराब तो मेरे जो अंदर थी ना, मेरे भाई के साथ में मैं जो पी के आया था, मेरे को शराब ने मुझे कैसी शक्ति दी थी, पता नहीं वो कैसे मुंह से मेरे निकल गया। मैंने उनको डायरेक्ट उंगली करते हुए बोला था, मुझे आज भी याद है। उसमें एक हमारे कॉलोनी का अच्छा डॉन भी था। बोला, भाई तुम ये जो गेम खेल रहे हो ना, ये मैं भी खेल के आ चुका हूँ बल्लासा में। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था बल्लासा में मैं जब था। खाली एजुकेशन, कभी कभार शराब, अच्छा गणेश विसर्जन, दुर्गा माता की पूजा अर्चना, ये वो सब करना, हमने सब अच्छा एंजॉयमेंट किया था। लेकिन पता नहीं यहाँ पे आया तो मैं उन लोगों से मुलाकात होने के बाद में ये शब्द कैसे निकल गए। और उनको ये लगा कि ये साला हमारे ज्ञान के बरोबर का ही थे। और उन्होंने मुझे अपने ज्ञान में शामिल कर लिया। और इस तरह मेरा वो दौर उनके साथ में शुरू हो गया। और वो उनके पिताजी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट में थे, WCL में। उनके पास में अच्छा पैसा पानी रहता था। और मैं, मेरा स्वार्थ वही से मेरा शुरू हो गया था कि मैं खाली शराब पीने के लिए और डिंगा मस्ती करने के लिए उनके साथ में ज्वाइन कर लिया। मैं भूल गया कि मेरा एक अच्छा एजुकेशन है। वो लोग 12th और 10th के ऊपर नहीं पहुंचे थे, सब फेल होके बैठे थे। और खाली शराब पी के एंजॉय करने वाले उनके दिन चल रहे थे। जवानी का दौर था वो भी। और इस तरह मैं भी उनके इसमें घुल मिल गया। और जैसे जैसे मेरा जो प्रवास बढ़ते गया दोस्तों, उनके साथ में कई झगड़े, फिसाद, इधर उधर लड़कीबाजी, सब 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 शुरू हो गया। जिसके द्वारा उसी टाइम में मेरे ऊपर 4 पुलिस स्टेशन में मेरे नाम चलने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं मुझे भी दिख रहा था यार, मैं कहीं ना कहीं बर्बादी के रास्ते पे जा रहा हूँ। लेकिन अब मैं उस जंजाल में ऐसा फंस गया था ना, क्योंकि मेरे हाथ से भी कई कांड होते चले गए थे। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि अब मैं इनके ग्रुप से निकल जाऊंगा या इनकी गैंग से निकलूंगा ना, तो मेरा भी कहीं ना कहीं गेम हो जाएगा। और वो एक डर ने मुझे उनके साथ में ही रखा। और इस तरह मेरा प्रवास और बढ़ते गया दोस्तों। 2007 तक मैं अच्छा शराबी बन चुका था। पूरे कॉलोनी में मेरा नाम बदनाम हो गया था। मेरा भाई जबकि वहां पे एक अच्छे लेवल पे पोस्ट में काम कर रहा था, उस कॉलोनी में मैं मेरे भाई के पास में रहता था। और मेरी वहां पूरी बदनामी, जिसके द्वारा उसको बार 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 कुछ बोलने भी सुनाई में आ रहे थे। लेकिन इसकी मुझे कोई परवाह नहीं रहती थी दोस्तों। और इस कदर वो प्रवास बहुत बढ़ गया दोस्तों, इतना कि मैं भी कंटाल गया था एक जमाने में 2006-7 में, कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं अब ये जिंदगी छोड़ दूं और चले जाऊं कहीं तो भी। ईश्वर की कृपा थी कि मेरा अच्छा एजुकेशन हो गया था। वहां पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैंने क्लियर कर लिया था सेकेंड अटेम्प्ट में। भले मेरा अच्छा कंप्यूटर भी हो गया था। तो इस बेस पे मेरे एक भाई रहते थे मुंबई में।
तो मैंने सोचा अभी जंजाल से निकल के क्यों ना मुंबई चला जाया जाए, और वहां पे अच्छा अपनी लिमिटेड शराब भी पियेंगे और अच्छा अपना अपना जीवन बसर करेंगे करके ऐसा एक अच्छा सपना लेके मैं मुंबई शहर में गया दोस्तों। लेकिन मुझे तब तक नहीं मालूम था कि मैं एक एडिक्टेड अल्कोहलिक बन गया हूँ। और मैं वहां गया, वहां भी मेरे बड़े भैया भी आज भी वो 90 में लेते हैं कभी कभार, लेकिन और उनके साथ में भी मैं कभी कभी बैठा करता था। लेकिन मेरी फिजिकल एलर्जी वो टाइम में आज मुझे यहाँ आके मालूम हुआ वो एक्टिवेट होती थी। मैं उनके साथ में 90 पी के फिर मैं अपनी शराब पीने जाता था वापस। ऐसा प्रकार शुरू हो गया। फिर एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे लगाया गया मेरे भाई द्वारा ही, और वहां मैंने 6 महीने काम किया। 6 महीने काम करते करते जो पैसा मुझे मिल रहा था उस पैसे की मैं खाली शराब पी रहा था। मैं कुछ ये नहीं कर रहा था कि मुझे मुंबई तरीके शहर में कुछ फ्लैट लेना है या कुछ करना है या कुछ मेरी जिंदगी का कुछ सेविंग करना है। ऐसा कुछ भी एम नहीं बना के रखा। मेरे को ये लग रहा था मेरा भाई है ना, उसका फ्लैट है ना, वो अपने को रख रहा है ना, बस मैं शराब पीने का, ऑफिस से घर शराब पी के आने का। और एक दिन फिर ऐसा आया कि मैं वो अपना मेरे भाई के साथ में दोपहर में पिया था, और वो ड्रिंक करके मैं गया। तब मुझे मेरे ऑफिस वालों ने कुछ भी नहीं बताया, जबकि फुल एसी का रूम था, कुछ भी नहीं बोला था। तो मेरी डेयरिंग और बढ़ गई। तो मैं वो वोडका पी के मैंने क्या मेरे वो ऑफिस में जाने लगा मल्टीनेशनल कंपनी में। और लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो छुपता नहीं है शराबी का शराबीपन। और एक दिन मैनेजर ने मुझे बुलाया और बोला कि यहाँ पे शराब का स्मेल आता है। और उन्होंने किसी का नाम नहीं बोला, लेकिन हमें शक है कि तुम ही शराब पी के आते हो। कहीं ना कहीं मैं फिर गिल्टी में आ गया, अरे यार इनको भी पता चल गया है, अब मैं मेरा यहाँ से भी दाना पानी उड़ गया है। ऐसे मैं अपने मन में कल्पना लेके मैंने वो अच्छा कंपनी का जॉब मैं छोड़ के मेरे भाई के पास में आया। मैं बोला मैं अब यहाँ नहीं रहता हूँ, वो कंपनी बरोबर नहीं है, उनके ऊपर ही दोषारोपण करने वाली बीमारी उनके ऊपर ही सब थोप दिया। और मैंने उनका वहां से फिर मेरा जो उस महीने का पगार था मैंने लिया भी नहीं। और मैं वापस अपने चंद्रपुर आ गया। उस भाई से कुछ पैसे लिए अच्छे 10-15 हजार रुपए, और यहाँ आके मैंने उस 10-15 हजार की फुल शराब पी भैया पुराने दोस्तों के साथ में मिलके। फिर मेरा वही साइकिल चालू हो गया। इसके बाद में मेरे घर वाले ने सोचे, और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था क्योंकि अच्छी खासी उम्र हो गई थी। और मेरे फिर स्वार्थीपन का बात आती है यहाँ पे कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए खुद ही एक लड़की ढूंढा इधर उधर लोगों को बचा के, और उससे मैंने अरेंज मैरिज ही किया घर वालों को बाद में दिखा विखा के वगैरह। लेकिन पूरा हाथ मेरा ही था उसमें। मेरे घर वाले तो नापसंद कर रहे थे क्योंकि उनकी फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहने के कारण। तो लेकिन मैंने अपने स्वार्थ के लिए मेरी जो थर्ड जो हमको इन्वेंटरी बताइए उसके लिए मैंने खाली उससे शादी कर ली। और वो शादी करने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि अब बीवी आ गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे कोई बोलने वाला नहीं ना टोकने वाला नहीं, और मैं निठल्ले सामान बेधड़क शराब पीना और शुरू कर दिया। रात रात में घर नहीं जाने का, बाहर ही रहने का। वो भी परेशान हो गए, कभी बोलती थी तो झगड़े फसाद बढ़ते चले गए। और एक बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था, एक बार वो जॉब करती थी बेचारी, और वो जॉब के सिलसिले में वहां से अपने किसी को मिलने गई थी। लेकिन उसके पीछे भी थोड़ा कारण है। और उसके बाद में मुझे मेरे से शराबी शक की भावना में आ गया था। मुझे कुछ लोगों ने बताया गलत तरीके से मेरे बीवी के बारे में, फर्स्ट एक्स वाइफ के बारे में। तो मेरे मन में वो शक की भावना पैदा हो गई। और उस दिन जब मैंने शराब पी के आया था मेरा लास्ट टाइम, फिर मैंने मेरी बीवी से इंक्वायरी करना शुरू किया, और हर बार उसका झूठ निकला, और हर झूठ के पीछे उसको मार पड़ती थी। और इतनी मार पड़ी कि बेचारी, मैंने एकदम जैसा मैं उस टाइम में लड़कों लोगों को मारता था मैंने झगड़े फिसाद में, उस टाइप का मेरी मारहान शुरू हो गई। और बेचारी भाग के सीधा अपने मायके गई, और उन लोगों ने रिपोर्ट डाल दिया मेरे नाम की फिर से। और वहां पे मुझे रात में उठाया गया, और मैं मेरे से शराबी फिर भी उसी पे ब्लेम कर रहा है कि भैया ये लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा है, मैं इसको नहीं रख सकता। और मैंने वहां पे मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। एक अच्छी खासी जिंदगी, एक अच्छा खासा वेल एजुकेटेड माइंड था, मेरी बुद्धि को मैंने अपने भ्रष्ट कर दिया और अपने जीवन की लीला खत्म कर दी। उसके बाद में 2007 में हुआ था ये घटना। और उसके बाद में तो मुझे जैसे लाइसेंस ही मिल गया 3-6 महीने में ही मैंने, क्योंकि म्यूचुअल डिवोर्स था वो। तो 3-6 महीने में ही मैंने फटाफट फटाफट सेटिंग लगा के 3-6 महीने में मेरा डिवोर्स करा लिया। और पूरी मेरी कहानी खत्म करवा दिया मैंने। फिर मैं इतने शराब के अधीन हो गया कि अब मेरे पास ना बीवी है ना बच्चा है, अब मैं शराब नहीं पी तो क्या पीऊँ। तो मुझे एक लाइसेंस ही मिले सामान हो गया था। और इस तरह मेरी जिंदगी पूरी खत्म करते करते मैं
आखिरी कगार में इस कदर पहुंच गया था कि अब मौत भी मांग रहा था तो मुझे मौत भी नहीं आ रही थी दोस्तों। ऐसी भयानक अवस्था, वो पीड़ा, वो यातना इतनी भयानक थी कि एक शराबी समझ सकता है वो कि इतनी भयानक तरीके से रातों में नींद ना आना, रातों में उठ उठ के शराब पीने जाना, 12 12 2 2 बजे लोगों के दरवाजे ठकठकाना, वो गालियां देना उनके उन लोगों की, वो सब। क्योंकि बाद में मेरा ऐसा प्रकार हो गया कि मैं शक्तिहीन हो गया। मेरे को कोई ऐसी धकेल भी देता था तो मैं गिर जाता था। कहा एक जमाने में मैं गैंगवॉर में शामिल था कि मेरे नाम की एक दहशत थी, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि साला लोग ऐसी उंगली भी लगाते थे तो मैं गिर जाता था। ऐसी हालत मेरी उस शराब ने बना दी थी दोस्तों। जिनकी औकात भी नहीं थी वो लोग भी मुझे गालियां देके जाने लगे। बाजू का पड़ोसी का कुत्ता भी मेरे को ऐसे देख के अनदेखा किए समझ, इस कदर वो हालत। मैं बहुत रो रहा था, मैं बहुत पछताता था कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसी प्रवास में मुझे रियाब के रियाब, रियाब के रियाब, आखिरी में चौथा रियाब हुआ था मेरा दोस्तों। वो रियाब के टाइम में की एक घटना है, वो मेरे लिए वहीं से मेरी जो शुरुआत, वो जो बिल डब्ल्यू सर का जो वाक्य था कि मुझे चौथे आयाम में फेंका जाने वाला है। एक अंधकारमय जिंदगी हो गई थी। आखिरी का समय था 2018 की बात। लोगों को कहीं नहीं लग रहा था कि ये 2018 साल देखेगा, मेरे परिवार वालों को भी नहीं, ना मेरे आजू बाजू वालों को, ना रिश्तेदारों को। लेकिन वो भगवान की अलग ही कृपा रहती है दोस्तों। और वो दिन था कि मेरे पिताजी को पैरालिटिक अटैक आया था मार्च महीने में ही। ये 3 मार्च को उनका भी देहांत हो गया, 8 साल उनको भी डेथ एनिवर्सरी को हो गए। तो मेरे पिताजी पैरालिटिक अटैक से पड़े थे, और मैं भी खूब शराब पी के, बस लोग उनकी भी सेवा कर रहे और मेरी भी सेवा कर रहे, क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था, एक गिलास पानी भी लिया नहीं जा रहा था। मेरी माँ बेचारी हम दोनों का ख्याल रख रही थी। और ऐसी पोजीशन में वो मेरे मेरे घर वाले, मेरी माँ तंग आगे जाने के कारण मेरे भाई को फोन लगाए कि अब इसको भेज दे, पिताजी भी बेड पे पड़े हैं। और वो दिन भी आया दोस्तों कि जब मेरे घर में वो चौथे रिहाब में जाने के वक्त में 2 काउंसलर मेरे घर पे आए, रिहाब वाले। और मेरे पिताजी जो पैरालिटिक अटैक से बेड पे पड़े हैं, वो उठ के मेरे पैर पड़ रहे मेरे से शराबी के। आध्यात्मिक अधपतन की जो सीमा मेरे से शराबी लांघता है ना दोस्तों, वो आज वो आंसू निकलते हैं। वो पिताजी मेरे पैर पड़ रहे कि बेटा अब तो भी शराब बंद कर दे, शायद मेरे जाने का वक्त आ गया है, तुझे संभालने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सब रिलेशन मैंने खत्म कर दिया था, सबकी नजरों में मैं गिर गया था। 4 बहन और 2 भाई, सॉरी 4 भाई और 2 बहनों का कुटुंब, कई सारे मेरे भतीजे भतीजी, इतना बड़ा परिवार रहने के बाद में मैं खुद अकेला पड़ गया था दोस्तों उस इसमें। अब मैं भी सोच रहा था यार कि क्या मुझे भी रोना आ रहा था, पिताजी मेरे पैर पड़ रहे हैं वो भी ऐसी हालत में, और ये शब्द बोल रहे हैं कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है बेटा, अब तो भी शराब बंद कर दे। लेकिन तब तक मैं शराब का गुलाम बन चुका था दोस्तों। और मैंने उस दिन तय किया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन मेरे जैसा शराबी, उसके पास वो पावर नहीं रहती है। मैं रियाब वालों को बोलता हूँ कि भैया चलो, कनिंग बफलिंग एंड पावरफुल डिसीज फिर यहाँ काम करता है मेरा। मुझे तुरंत ध्यान में आता है कि यार वो सज्जे पे रखी है ना शराब, अब वो कौन पिएगा, मैं तो शराब छोड़ने जा रहा हूँ। वो एक ख्याल आता है। और मेरी हालत ना रहते हुए भी मैं जहाँ पे गैस रखते हैं उस ओटे पे चढ़ता हूँ, और वो बॉटल बॉटल निकालता हूँ, और वो एक गिलास में डाल के मैं वो पी जाता हूँ। और मेरी सवारी वहां से निकलती है दोस्तों। बस कैसे पहुंचा हॉस्पिटल में पहले, वहां पे मैंने क्या किया वो मुझे बाद में पता चला, और मुझे रियाब में भर्ती कर दिया गया, चौथे रियाब में। और जब मुझे होश आया तब मुझे बताया गया कि तुम्हारे वजह से पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ भाग गया था, इतना आतंक तुमने मचा दिया था। हर चौक में, एक चौक में तो पुलिस वाले ने गाड़ी पलटा के लाया था, और इसको अंदर डालो पहले करके बोलते, इसको पहले मारना है करके हमको, ये इतनी गंदी गंदी गालियां देते हुए मैं जा रहा था वो। ये मुझे बाद में बताया गया जब मैं रियाब में एडमिट हुआ, जब मैं होश में आया था। और तब भी मैं वहां सोचा कि यार अब मेरे से शराब नहीं पीना है। और उसके बाद मेरे डैडी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए चंद्रपुर के ही लाया गया था। और मुझे मेरी मैंने तब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी शायद, और मेरी बहन और मेरे भाई लोग मुझे रियाब से निकालने के लिए आए थे कि शायद पिताजी अब
ज्यादा दिन नहीं रहेंगे करके, तो एक बार देख ले करके। और मेरे को नहीं जाने दिए वो लोगों ने। तब मुझे उन लोगों का बहुत गुस्सा आया था। मैंने मेरे जो वहाँ का जो हेड था रियाब का, मैंने उसको वार्निंग भी दिया, तुम मेरे को जाने नहीं दिया ना, बोला तुम देखना जिस दिन मेरे एरिया में आओगे ना, तुम्हारा गेम बजाए नहीं तो मेरा नाम भी विजय नहीं, बोला। इस भाषा में मेरी वो रहती थी दोस्तों। लेकिन आज वो लगता है कि आज उनका भी आभार मानता हूँ कि आज शायद उन्हीं के बदौलत मैं आज जिंदा भी हूँ और मैं आज सोबर भी हूँ। तो दोस्तों वो सिलसिला चला, मुझे नहीं जाने दिया गया। और एक दिन आया, 3 मार्च 2018, मुझे मॉर्निंग में खबर आई कि तुम्हारे डैडी की डेथ हो गई है। ये शराबियत में दिए वाले शख्स कि मुझे मेरे जैसे शराबी को अपने बाप से आखिरी मुलाकात करने का मौका भी नहीं मिला। मेरी बहनें बताती है कभी कभी कि वो तेरे के बारे में ही सोच रहे थे कि विजू को बुलाओ, विजय को बुलाओ, विजय को बुलाओ। लेकिन शराबियत ने मुझे मेरे डैडी से मिलने भी नहीं दिया। इतना बड़ा दुख लेके मैं, जब वहां से मुझे 3 दिन के बेल पे छोड़ने को मिला कि जाओ अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो और आ जाओ वापस करके। शायद मेरे घर वालों ने कुछ प्लान बनाए थे, वो मुझे बाद में मालूम चला। और मैं आया दोस्तों 3 मार्च 2018 को। मेरे पिताजी का मैंने अंतिम संस्कार किया। लेकिन मेरे जैसे शराबी का ना रोना भी नहीं आ रहा था। इतना मुझे शराब के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी बढ़ गई थी कि मुझे हर चीज के लिए शराब की जरूरत पड़ रही थी दोस्तों। और मेरा कलेजा ऐसा फट रहा था, मेरी छाती में ऐसा ना बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि वो आंसू नहीं निकल रहे थे, वो दर्द नहीं निकल रहा था। अब मेरा मुझे ऐसा लगा कि क्या होगा क्या नहीं। सब क्रियाक्रम वगैरह करके आने के बाद में 4 तारीख को मैं कैसा तो भी रहा। लेकिन 5 तारीख को मेरे घर में तीसरा दिन का कार्यक्रम था। और मैंने किसी से आइडिया लगा के मैंने कुछ पैसे जमा किए। और दोस्तों मेरी वो भावनाएं मेरे काबू में नहीं आ रही थी। और मैं पहुंचा फिर वही मेरे शराबी दोस्तों के पास। और मैं, क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त तो बचे नहीं थे ना मेरे पास, मैं उन शराबी दोस्तों के पास में गया। मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, मेरी छाती में मेरा कलेजा ऐसा फट के आ रहा है, क्या करूं। अब वो शराबी दोस्त है यार, एक ही सुझाव देंगे कि भाई 2 घूंट मार ले, सब ठीक हो जाएगा। अब तू जाने वाले को तो लेके नहीं आ सकता, ये तो मुझे भी मालूम था। और मेरे जैसा शराबी फिर वही कृति करता है, देखो शराब छोड़ने के लिए जाने वाला आदमी। फिर मैंने वो 5 तारीख को, मतलब मैंने ये सोचा कि मैं एक 90 लूंगा और मेरा दर्द इन लोगों के साथ में बांटूंगा। और जैसे ही मैंने वो पहला घूंट 90 के तौर पे लिया, मेरी फिजिकल एलर्जी शुरू हो गई। और मैंने कितनी शराब पिया ये आज भी मुझे मालूम नहीं। और मेरे घर में तीसरे दिन का कार्यक्रम शुरू था और मेरे भाई के साथ में मैंने लगा ली। और अच्छा खासा ढिंगाना मेरा शुरू हो गया। और मेरे घर वाले फिर सर पे हाथ पटक के कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और मुझे भी लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब तो जो मुझे सहारा दे रहे थे, जो मेरे डैडी रात में 12-12 बजे, 2-2 बजे उठ के, हमारे इसमें आम्बिल बोलते, वो चावल का पानी वगैरह पिलाते थे, गेहूं आटे का पानी वगैरह पिलाते थे मुझे। वो पिताजी अब मेरे नहीं रहे। अब मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा था दोस्त। अब मुझे भी यही लग रहा था कि मैं शराब पी के मरूंगा या तो फिर वो रियाब में रहूंगा। और मैं वो रियाब में फिर गया दोस्तों। 6 तारीख को मुझे रियाब में भर्ती करा गया। और 7 तारीख को पता नहीं, मैं बैठ के सोचने लगा, क्योंकि 4 रियाब में मैंने वो सब सुना था, एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग भी कर लिया था। और उसके बाद में मैं सोचा वो 7 तारीख को ये मेरे साथ में क्या हो गया यार, मैं शराब छोड़ने आया हूँ और शराब छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास वो आंसर नहीं थे, मेरे पास वो शक्ति नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था। और ऐसी पोजीशन में एक आवाज आई यार अंदर से, कुछ तो गड़बड़ है भैया। एक तो मौत भी नहीं आ रही है और एक तो कुछ नहीं हो रहा तेरा ढंग से। तो इससे बेटर है यार ये लोग जो बोल रहे हैं ना, मान ले। और दोस्तों मेरे घर वालों ने जो प्लान बनाया था ना, मैं एक 99 का डिप्लोमा पास आउट आदमी, खुद को बहुत ग्रेट समझने वाला, मुझे एक बर्तन की दुकान में काम पे लगाया गया। और वहां से हुई मेरी जर्नी शुरू। और वहां से मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दोबारा दरवाजा खटखटाया। मुझे सिर्फ शनिवार रविवार की मीटिंग मिलती थी। और वो 6 महीने मैंने वैसे ऐसी तो भी काटे बिना पगार के,
बस खाना खाने के लिए रियाद में जाने का, दिन भर वहाँ काम करने का, रात में 10 बजे तक के, सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक के। रात में गए तो कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता था मुझे। ऐसे वो दिन निकाले। फिर वहां से मैंने एक आइडिया निकाला, मैं बोला मेरे घर में मेरी माँ अकेली है, मुझे जाना पड़ेगा। और मैंने डायरेक्ट वो निर्णय ले लिया था। तब तक अच्छी खासी यानी मैंने अपने आप को थोड़ा मजबूत भी बना लिया था, क्योंकि इसके पहले मुझे 5-6 महीने की सोब्राइटी नहीं मिली थी। शराब से दूरी, सॉरी सोब्राइटी तो बाद में बोलूंगा। शराब से दूरी मुझे कभी नहीं मिली थी। वो 5-6 महीने की दूरी लेके मैं फिर वापस घर में आया और मेरी माँ के साथ में रहने लगा। 6 महीने मेरे पास जॉब भी नहीं था। हमारे फिर वहां से मेरा मीटिंग का दौर शुरू हुआ। मेरे आज जो इनिशियल स्पॉन्सर है आज भी, उनके साथ में मैं कंटिन्यूस मीटिंग करने लगा दोस्तों। सुबह शाम हमारे यहाँ सुबह की भी मीटिंग होती है। सुबह शाम मीटिंग्स 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 करते रहा दोस्तों। समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि दिमाग वही घूमता था। अब मैं यानी एक जिंदा लाश की तरह ही जी रहा था दोस्तों, कि अब मैं मीटिंग कर रहा हूँ, क्या करूंगा, क्या होगा मेरी जिंदगी में, कोई एम तो था ही नहीं, क्योंकि नौकरी पानी नहीं बची थी। कोई चंद्रपुर में नौकरी देने के लिए खाली नहीं था। ऐसी पोजीशन में 6 महीने निकाला, और हम अपने ए मेंबर से के द्वारा ही मुझे एक होम लोन के ऑफिस में मुझे लगाया गया। और वहां मैंने प्रामाणिकता से 5,000 की ड्यूटी शुरू किया दोस्तों। बहुत अहंकार का खच्चीकरण करते 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 आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मुझे भी लग रहा था कि यार अच्छा साला मेरा इतना डिप्लोमा हो गया है, कंप्यूटर हो गया है, क्या चटाक भर की नौकरी हुई तो क्या होने वाला है। लेकिन मुझे सब वही समझाते थे कि थोड़ा सब्र करो, कुछ ना कुछ अच्छा तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने एक बात मुझे आज भी उनकी याद है, कि विजू बाबू बोले, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आगे हो ना, बोले चाहे तुम्हारी शादी हो ना हो, लेकिन तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। बोले ये आशा, ये अनुभव जो आप लोग हमें देते हैं, उसके बदौलत ही आज वो मेरे साथ शराबी स्टैंड अप कर पाता है दोस्तों। मुझे भी कहने लग रहा था कि आज कहीं मेरा सेकंड मैरिज होगा, कुछ नहीं कुछ होगा करके। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे मेरा जो प्रवास है वो शुरू रहा। 6 साल मैंने ऐसे गुजार दिए, खाली मीटिंग्स। कोरोना लग गया था, ऑनलाइन मीटिंग सुना, उसमें ऑनलाइन मीटिंग्स में स्टेप वर्किंग की बातें सुन रहा था, सब सुन रहा था, प्रेयर्स कर रहा था, कंटिन्यू सब कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे यही रिकवरी है। और ऐसा प्रवास शुरू हुआ दोस्तों। लेकिन 6 साल बाद ना, मुझे फिर वो इमोशनल एक स्टॉर्म ऐसा आया कि मैं, वो मराठी में मुझे याद आ रहा कि आम्ही मुक्ताच्या वडणावर उभे राहिलो। हम लोग वो एक ऐसी जगह पे खड़े हो गया मैं कि यार अब साला शराब भी नहीं पी सकता और ऐसा कुछ नहीं कर सकता ऐसे जगह पे। तो मैंने एक मेंबर को फोन लगाया, और वहां उनके मुंह से वो जो शब्द निकले ना, वो आज भी मुझे ध्यान है। उन्होंने बोला कि विजय भाई, हम लोग क्रियाकर्म करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गए हैं, अब हमें कार्यक्रम की जरूरत है। ये लाइन ना मुझे क्लिक कर गई दोस्तों, आज भी बैठी है आज। और मुझे लगा कहीं ना कहीं यार, ये जो मैंने जो सुना है ना, ये कार्यक्रम कार्यक्रम बोलते क्या है एक्चुअल में, ये मुझे भी करना है। लेकिन मेरे कुछ रिजर्वेशन स्पॉन्सर के बारे में, ऐसा वैसा कैसा करूँ क्या करूँ। आप लोग ही जैसे लोग मुझे यहाँ के सजेशन देते थे, प्रेयर किया भरपूर स्पॉन्सर के लिए। बहुत मशक्कत करने के बाद में एक स्पॉन्सर मिले, उनके साथ में प्रोग्राम किया, लेकिन वो भी आधा अधूरा रह गया कुछ कारणवश। फिर एक स्पॉन्सर किया, फिर उनके बाद उनके साथ में जो एक्चुअल प्रोग्राम मैंने शुरू हुआ ना मेरा दोस्तों, तब कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि यार ये जो परिस्थितियां जो मेरे साथ हुई ना, मैं खाली शराब के सामने शक्तिहीनता स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब मैंने 12/12 साथ में लेके बैठा, तब वहां के जो कुछ वाक्य है ना, तब मुझे वो ध्यान में आए, पीपल्स प्लेसेस एंड थिंग्स को लेके, सिचुएशंस को लेके। तब मुझे ध्यान में आने लगी एक एक चीज, कि मुझे एक्चुअल क्या करना चाहिए और मेरे से शराबी को क्यों करना चाहिए। और दोस्तों इस तरह मेरा वो प्रोग्राम शुरू हुआ। बहुत विद इन 1.5 मंथ में मैंने वो प्रोग्राम समझ समझ लिया। और उसके बाद में मैंने रिपीटेशन उसको पढ़ना, बिग बुक्स पढ़ना, इधर उधर के लिटरेचर पढ़ना, और उसको धीरे 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 आचरण में लाना। इस तरह मेरा वो प्रोग्राम की प्रक्रिया मेरी शुरू हुई दोस्तों। नहीं तो इसके पहले मेरे मन में हमेशा शिकायत रहती है, कि परिवार से शिकायत, समाज से शिकायत, किस्मत से शिकायत। मुझे हमेशा ऐसा लगता था, जब मैं ड्राई ड्रंकर अभी जो बात कर गए दिलीप भाई, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हालत के लिए दूसरे लोग ही जिम्मेदार है। लेकिन सच यह था कि मेरी शराबखोरी ने मेरे जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था। तो दोस्तों मुझे
आज जो मेरा जो टॉपिक दिया है कि 12 स्टेप्स के माध्यम से एक कृतज्ञ भरा हृदय, तो ये स्टेप्स ही है जो जैसे जैसे मैं ये स्टेप्स के ऊपर जाता हूँ, जैसे फर्स्ट स्टेप में जो शक्तिहीनता की बात करता है, पावरलेस ओवर अल्कोहल, इसलिए तो मैंने मान लिया था। जब खाली मानने किया था दोस्तों, जब मैं ए में आया था, लेकिन जब मैंने प्रोग्राम किया, जब वो चीजों को समझा बिग बुक के माध्यम से, तब मेरे अंदर से वो स्वीकार्यता की भाव आई। अब मुझे मेरे स्पॉन्सर ने भी क्लियर किया कि मान्य करना और स्वीकारना ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये चीजें समझ में आने लगी दोस्तों। और इसके साथ में मुझे उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे लोगों के सामने शक्तिहीनता स्वीकार करना, कब करना, कैसे करना, किस हालत में करना। ये चीज भी उनसे उनसे मुझे सीखने को मिली दोस्तों। और इस तरह मेरा थोड़ा पहला कदम, मैंने खुद को इतना मजबूत बनाया कि मेरे ऊपर आज बहुत सारी परिस्थितियां मेरे साथ में हुई है, जिसमें से आज सुधीर भाई को भी बहुत सारी परिस्थितियां मालूम है। इन सब परिस्थितियों को जो फेस करने की ताकत मुझ में नहीं थी ना, जब से मैंने ये प्रोग्राम किया ना दोस्तों, ये प्रोग्राम के माध्यम से मुझ में वो स्वीकार्यता की भावना आ गई। मैं हर एक चीज, हर एक परिस्थिति, आज मेरे सोब्राइटी में मेरा ये 5वां जॉब होगा। प्रामाणिक तरीके से जॉब करने के बाद में भी मुझे जॉब से निकाला जा रहा था। हर जॉब में मेरा शायद यूज भी किया जा रहा था। मुझे अभी भी, मैं अभी एक जॉब से रिजाइन करके अभी दूसरे जॉब में लगा हूँ। वो जॉब में मुझे रात में 9 9 9:30 बजे तक के काम मेरा मेरे से लिया जाता था, और पगार मेरा 8 घंटे का। इस तरीके से फिर भी लेकिन मैंने वो स्वीकार्यता की भावना मुझ में लाई। मैंने कभी पैर नहीं पटका कि यार 7 बज गए, मुझे जाना है घर। मैंने, मेरी जिम्मेदारी जब तक है मैं वहां पे, आज भी मुझे वो लोग बुलाते। क्योंकि ये स्टेप्स करने के बाद में मेरे, जब मैं आखिरी स्टेप्स की तरफ में जाता हूँ ना, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे ध्यान में आज भी रखता हूँ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि एक उपयुक्त जीवन जीना है, खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, और मेरे कार्य क्षेत्र के लिए भी। ये चीजें आज मुझे सीखने को मिली। मुझे कहीं विश्वास जो नहीं था, मुझे सेकंड स्टेप जब मैंने लिया, तब वो विश्वास मेरा धीरे धीरे अभी बढ़ते जा रहा है। वो श्रद्धे की तरफ बढ़ते जा रहा है दोस्तों। मेरा तो खुद के ऊपर जो विश्वास मैंने गमा दिया था, वो आज मैं क्या लोगों के ऊपर विश्वास करूंगा, भगवान तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब मैंने वो चैप्टर पढ़ा, वे एग्नोस्टिक, और वहां से मैं जब अपने ख्यालात मैंने उनसे मिलाने की कोशिश की, यार मैं कौन होता हूँ यार ईश्वर नहीं कहने वाला। सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया प्रेयर कर रही है, सारी दुनिया के लोग मंदिर जा रहे हैं, और मैं अकेला ज्ञानी हूँ। ये चीज मुझे समझा दिया मेरे स्पॉन्सर ने भी। और जब मैंने वो चीज समझा, तो यार मैं ईश्वर को मानने लगा। वो मेरी कास्ट का ईश्वर हो या कोई भी ईश्वर हो, मैं एक कोई हायर पावर है यार। इतनी गर्मी में भी मुझे, आज मैं छत पे बैठा हूँ तो ठंडी हवा दे रहा है। ये संकल्पना मुझे क्लियर करा है मेरे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप पे जब मैं आया, जब मैं अपनी इच्छा से मैंने देखा कि मेरा जो पूर्व जीवन था वो कैसा, मैंने अपना अभी तो बताया, स्वार्थीपन और सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फिशनेस, ये रूट कॉज है मेरे। जब मैंने ये मेरी इच्छा और जीवन मेरे परमेश्वर के ऊपर, मेरे हायर पावर के ऊपर, लोगों के ऊपर भी मैंने सौंपना शुरू किया ना, तब जाके मुझे अंदर से वो फीलिंग आने लगी। मुझे वो आत्म शांति धीरे 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 दोस्तों आने लगी। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा मुझे, बहुत लोगों के ताने आज भी मैं सुन रहा हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स के भी। लेकिन आज मैं कोई रिएक्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि आज मैं ये चीज समझ चुका हूँ कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। भैया वो लोग वैसे हैं, वैसे ही रहने वाले हैं, मुझे क्या करना है, मैं शराबी हूँ। अगर मैं गुस्सा करूंगा तो मैं गड्ढे में जाऊंगा, क्योंकि गुस्सा मेरे जहर है। बिग बुक में क्लियर कट लाइन में मैंने उसको रेड लाइन में अंडरलाइन करके रखा है। वो आता है, प्रेयर दी गई है मुझे उसके लिए। जब मैंने फोर्थ स्टेप की इन्वेंटरी लिखा, मेरे स्पॉन्सर के साथ में शेयर किया, स्पॉन्सर ने अपने अनुभव शेयर किया ना, तब मुझे एक और बहुत बड़ा दिलासा मिला। मुझे इस अकेलेपन में, जो मुझे लग रहा था कि मेरे साथ में हुआ है, मेरे स्पॉन्सर ने कुछ बातें अपनी बताई, तब मैं इस अकेलेपन से थोड़ा 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 दूर होने लगा। क्यों? क्योंकि अब मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ और मेरे ईश्वर के संपर्क में धीरे 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 मेरा ये जो प्रवास है वो शुरू हो गया दोस्तों। और उनके द्वारा बताया गया अब मेरा पार्ट क्या है। अभी जैसे भाई बोल के गए थे कि अब इन सब को छोड़ो, इन लोगों को छोड़ना है मुझे, और मेरा हिस्सा कैसे प्रभावित होता है, किन कारणों से प्रभावित होता है, अब मेरा हिस्सा क्या है वो मुझे ढूंढना है। तो उसके लिए मैंने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट की जो लिस्ट बताई गई है वो मैं ढूंढने लगा, और अपने स्वभाव दोषों के ऊपर काम करने लगा। तो धीरे 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 बात करते रहता हूँ, चर्चा करते रहता हूँ। एक मेरा भी वरोरा के मेंबर है,
उन्होंने भी एक अच्छा सजेशन दिया। वीटी बाबू बोले जो मेन में स्वभाव दोष है उनके ऊपर ध्यान रखो, लेकिन स्वभाव दोष से अच्छा है कि हम लोग अपनी आदतों के ऊपर भी ध्यान दें। तो मराठी में कहावत है, सवई बदला स्वभाव बदले। ये बात उनके दिल में लग गई यार, सही बात है यार। मैं धीरे 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 अपनी आदतें बदलने लगा। मेरी जो डेली रूटीन है, मॉर्निंग से उठने के बाद में बिस्तरा उठाने से लेके ये चीजें मैं करने लगा। तो धीरे 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 मेरे अंदर का परिवर्तन देख के मेरे फैमिली में भी परिवर्तन होते रहता है दोस्तों। और जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है आज भी जो मेरे से चिपके है ना, वो मैं दूर नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे 6 एंड 7 स्टेप दी गई है। वो मैं अपने परमेश्वर के सामने रखता हूँ, मेरे स्पॉन्सर के सामने मैं रखता हूँ कि ये दोष है मेरे, ये मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मोबाइल का एडिक्शन है, गेम का एडिक्शन है, और ऐसी कई एडिक्शन और है जो मुझे स्वस्थ नहीं रहने दे रहे। मैं निकालना चाह रहा हूँ लेकिन निकल नहीं रहे हैं मुझसे। वो उसके लिए मेरी पूरी भगवान से डेली डेली बेस पे मेरी 7 स्टेप की जो प्रेयर है वो मैं करते रहता हूँ दोस्तों। तो धीरे 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 ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी उसमें कम होती जाती है, तीव्रता उसकी कम होती जाती है। तो ये चीजें करते रहता हूँ दोस्तों। 8वें 9वें स्टेप पे मैं जब आया, मुझे ऐसा मेरे अंदर में बहुत सारे डर थे, बहुत सारे रिजर्वमेंट थे, इवन मेरे भाई के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर। आज तो मेरी माँ भी नहीं है, लेकिन नंबर 1 पे मेरी माँ का ही नाम आया था। आज मुझे वो ख्याल आता है कि यार जिस माँ ने मुझे अपनी कोख में 9 महीने रख के आज मुझे पैदा किया, आज मुझे वो नया जीवन दिया, हम्म, वो अगर वो पैसा लगाती नहीं थी, रिहाब में मुझे भर्ती कराती नहीं, तो मेरा अस्तित्व क्या रहता था। मैं भी कि आज जैसे लोग, मैंने भी कई लोगों को मरते हुए देखा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग मर गए। मैं भी किसी नाली के बाजू में पड़ा रह के मेरी ये अंतिम यात्रा खत्म कर चुका होता। ये जब आभार की जब बात आती है ना, ये आभार ऐसे नहीं आता है। उससे मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। रोज सुबह उठ के मेरे स्पॉन्सर ने बताया, कई अन्य मेंबरों ने मुझे बताया कि ये तेरे डेली रूटीन में ला। जब मैंने 10 स्टेप की इन्वेंट्री में लिखा वो आभार का, तब मैंने मेरे जिंदा होने से लेके आज तक मुझे क्या क्या मिला है उसकी जब मैंने लिस्ट बनाई, तब मेरा जो हृदय है कृतज्ञता से भर जाता है। तब, और एक कृतज्ञता भरा हृदय किसी की शिकायत नहीं करता। क्योंकि अब मुझे खुद के ऊपर काम करना है, ये चीजें मुझे समझ में आई। मुझे अब लोगों के ऊपर काम नहीं करना। आज लोग कई तरीके से मेरे साथ में गलत बिहेव भी करते होंगे, लेकिन मुझे क्या करने का है, मुझे उनसे कैसे दूर रहना है, इसका टैकल। टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर की बात करता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। वो टैलेंट मुझे आज धीरे 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 सीखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये इस तरह का जो प्रोग्राम है, मैं अपनी लाइफ में मेरे क्षमता अनुसार, मेरी लिमिटेशंस के अनुसार मैं अपनी जिंदगी में ला रहा हूँ। आज भी मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है। मेरे ये वाइफ ने मेरा अल्कोहलिज्म नहीं देखा है, उसको नहीं मालूम कि एक अल्कोहलिक के साथ में कैसा ट्रीट किया जाता है। आज मुझे भी उनसे थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन 1st स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप मैं रोज के रोज मेरे जिंदगी में लागू करता हूँ दोस्तों। और मैं रोज के रोज ये स्टेप्स की जो भी प्रेयर है, और मैं आजकल मैंने वो प्रियम्बल के ऊपर, सॉरी, डेली रिफ्लेक्शन के ऊपर मैं फोकस ज्यादा किया हूँ। वो डेली रिफ्लेक्शन को समझ के लेता हूँ, उसके इसमें से भी जो प्रेयर बनती है वो उसको प्रेयर्स को करते रहता हूँ। और मेरे को खासकर एक प्रेयर मुझे ध्यान में आती है, 11 स्टेप की। आज मुझे जो अंधकार में से मेरा जीवन निकला है, आज मुझे भी लोगों को अंधकार में से निकालना है। जहाँ कटुता है वहाँ प्रेम लाने का है, जहाँ अलगाव है वहाँ एकता लाने का है। ऐसा मुझे सिखाया गया है वो 11 स्टेप की प्रेयर में। और आज वो 11 स्टेप की प्रेयर मुझे बहुत ताकत देती है दोस्तों। और इसी के माध्यम से आज भले ही उतने रिलेशन मेरे ठीक नहीं हुए, लेकिन बेहतर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक अच्छे रिलेशन मेरे फैमिली में भी, मेरे समाज में, मेरे ए मेंबर्स में भी मेरे आज बनते जा रहे हैं दोस्तों। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12 स्टेप का प्रोग्राम मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि क्या प्रोग्राम करने का है, लेकिन ये प्रोग्राम वो बोलते ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वैसे ही ये कार्यक्रम करो और खुद जान जाओ कि कार्यक्रम की क्या लीला है। और इसी लीला को आज मैं अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ। बहुत सारी चीजें अपने को, मुझे नई नई चीजें सीखने को मिली। एक भाई है हमारे इसी ग्रुप मीटिंग में है, उनका एक शब्द आज भी मुझे याद है कि शराबी का माइंड है मेरा भी। तो MIND माइंड का उन्होंने जो फुल विश्लेषण किया ना, कि मूव इन निगेटिव डायरेक्शन, और ये 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है मुझे गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में लेके आता है। ऐसे कई शेयरिंग्स में मैंने उनके सुना हूँ, उनसे चर्चा भी करते रहता हूँ। और ये
अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम मुझे आखिरी में जब मैं आता हूँ तो ये आभार मेरे दिल से निकलता है दोस्तों। और यही आभार मुझे लोगों के तरफ देखने का जो मेरा नजरिया है वो बदल देता है। और इसी तरह मैं अपना कार्यक्रम अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ। और पासी टाउन का कार्यक्रम है, कुछ लोगों के साथ में मैं भी काम करते रहता हूँ दोस्तों। और इसी वजह से आज भी मैं उस परमेश्वर जो मेरे दिलो दिमाग से निकल गए थे, आज उसी परमेश्वर की बदौलत मैं आज शराब के पहले जानलेवा घुट घुट से दूर हूँ दोस्तों। आज मैं तीन चीज के लिए रोज मैं सवेरे उठे तो मैं प्रार्थना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से परमेश्वर को आभार मानते हुए यही कहता हूँ कि भगवान, आज तुमने जिंदा रखा, मुझे शराब के पहले घूस से दूर रखा और मुझे एक का सभासद बना। इन तीनों चीजें के लिए मैं उसका आभारी। मैं डेली रूटीन पे मैंने वो प्रैक्टिस में लाया हूँ दोस्तों, जिसकी वजह से आज मैं सुबह से उठ के शाम तक के अभी तक का जो मेरा सफर है, इतना स्ट्रगलिंग रहता है, लेकिन मैं मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल बिखरने देता नहीं। ये प्रोग्राम की ही ताकत है दोस्तों। इसी प्रोग्राम की वजह से आज मैं जिंदा भी हूँ और एक अच्छी लाइफ बोल सकता हूँ दोस्तों कि मैं आज व्यतीत कर रहा हूँ। ये सब मेरा श्रेय नहीं है, ये परमेश्वर का है। और आप सब भाइयों ने जो मुझे सपोर्ट किया, एक कहाँ से उठा के मुझे कहाँ बिठा दिया। अभी मैंने वो इसमें अपने जो मेरे बर्थडे केक पे जो नाम लिखा ना, मेरे आंखों में आंसू आ गए। कोई मेरा बर्थडे भी नहीं मना रहा था वो जमाने में। कि यार ये जो प्यार की संगत है, ये सिर्फ यहाँ मिलती है। एक शराबी जो पूरे समाज से, पूरी दुनिया से फेंका गया था, उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने कहाँ से कहाँ लाके बैठ गया। आज एक मेरे को फूल जैसी मेरी बेटी हुई है, 4 साल की बेटी है। और ये प्रोग्राम ने ही मुझे वो ताकत दिया। मेरी 4 साल की बेटी का अभी रिसेंट में ऑपरेशन हो गया। मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे कैसा लग रहा था कि क्या मेरे साथ हो रहा है। रिकवरी में अच्छा सब अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं रहता है। रिकवरी में मेरी मम्मी की और मेरे जीजा की हफ्ते भर में 2 डेथ मैंने घर में देखा हूँ। ये सब स- सहने की जो ताकत है ना, ये प्रोग्राम देता है। इसीलिए बोला गया है कि हमें रिकवरी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पावर ऑफ फेलोशिप एंड पावर ऑफ गॉड। इसलिए मैं निरंतर मीटिंग करने की भी कोशिश करते रहता हूँ। आज मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है, मेरा जॉब वैसे आज मैं 2 जॉब कर रहा हूँ। 6 बजे तक के एक जॉब में, दूसरे दूसरे जॉब में फिर 7-8 बजे। अभी भी फोन आया था कि 7:30 बजे, क्योंकि मैंने उनको मना कर दिया कि मेरा ऐसा ऐसा मीटिंग है, तो उन्होंने भी एग्री किया है। आज मैं खुल के बता सकता हूँ लोगों को। अभी जो मैं उदाहरण बता रहा था मेरी बेटी का, मैंने जब उसके पेट में सिस्ट हो गया था 9 सेंटीमीटर का, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन भगवान की कृपा की वो स्टेप्स है आज। मैंने शक्तिहीनता स्वीकार कर ली कि भगवान, मैं इस परिस्थिति के सामने शक्तिहीन हूँ, अब तू ही कर, जो कुछ भी करना है मैंने सौंप दिया। मैंने मेरी बच्ची का भला नहीं मांगा कि भगवान तेरी जो इच्छा है वो कर। और दोस्तों, सोनोग्राफी हुई अच्छी खासी, अच्छा खासा ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया। मेरी बेटी अब बेचारी कभी दर्द को मैं मुझे महसूस भी नहीं होने दी। जिस दिन वो हॉस्पिटल से रिलीज होके आई ना, उसी दिन अपना होमवर्क करने बैठ गई। ये कौन कर सकता है? ये खाली वो कर सकता है। और आज उसी श्रद्धा से उसकी प्रेयर करता हूँ, ध्यान करता हूँ। और मेरे जो अनुभव थे मैंने आपके सामने में रखा, और आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर भाई ने को फिर से एक बार स्पेशली धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड।